नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़। आज हम हमारे स्टूडियो में संस्कृत को लेकर बात करेंगे। संस्कृत की जब बात होती है तो इसे सामान्यतः भाषा से जोड़कर देखा जाता है और देश की सबसे पुरानी भाषाई जो परंपरा रही है उससे निकली हुई संस्कृत है, संस्कृत की भाषा है। संस्कृत की भाषा को मौजूदा दौर में जन सामान्य की भाषा बनाई जाए, इसका प्रयास कई संगठन और कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि संस्कृत क्या जनभाषा बन सकती है? इसी पर आज बात होगी। संस्कृत भाषा को हम वैदिक कर्मकांडों और हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसके तौर पर हम देखते हैं। जो धार्मिक हमारे कर्मकांड होते हैं उनमें मंत्रों का और जो पूजा विधि पद्धति होती है उसमें संस्कृत भाषा का इस्तेमाल होता है, श्लोक उसके हैं। संस्कृत को हिंदू परंपरा के अनुसार, हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। तो देवताओं की भाषा मौजूदा दौर में जनभाषा क्या बन सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्रीश देव पुजारी सर हैं। आप अखिल भारत संपर्क प्रमुख हैं संस्कृत भारती की। संस्कृत भारती वो संस्था है जो संस्कृत के प्रचार प्रसार से को लेकर काम करती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही कि आप लोग जो चाहते हैं, आप लोग जो काम कर रहे हैं, आपका जो संगठन काम कर रहा है संस्कृत को जनभाषा बनाने का, क्या ये संभव है मौजूदा दौर में कि संस्कृत जनभाषा बन सकती है? क्योंकि आज वैज्ञानिक युग में विश्व के साथ आपको कदम ताल करके चलना है। आपके देश की तो एक भाषा है, लेकिन विज्ञान की भाषा मौजूदा दौर में अंग्रेजी है। वर्तमान समय में ये कोशिश हो रही है कि जो हमारी भाषाएं हैं उनके संरक्षण और उसको बढ़ावा देने का। लेकिन मूल सवाल ये है कि क्या ये संभव है कि संस्कृत आज के परिप्रेक्ष्य में, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जन की भाषा बन सके? हम वैश्विक परिदृश्य देखें तो ये जो धारणा बनी है कि सब विज्ञान अंग्रेजी में है या वैश्विक भाषा अंग्रेजी है जी, ये सत्य नहीं है जी। केवल 5 देश ऐसे हैं जिनमें अंग्रेजी का प्रयोग होता है जी। और वो सभी देश जहां ब्रिटिश लोग पहुंचे वही 5 देश जी। निकले तो इंग्लैंड से निकलकर अमेरिका गए, कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए। इसलिए इन 5 देशों की भाषा अंग्रेज़ी है। किंतु फ्रांस, जर्मनी, जापान, रशिया, ये सभी प्रगत देश, इनकी अपनी अपनी भाषा में पढ़ाई होती है, उनका अनुसंधान अपनी भाषा में होता है, उनके आयुध ये भी उनकी भाषा में वैज्ञानिक बनाते हैं। तो ऐसे कोई किसी की ठेका नहीं है किसी भाषा का कि उसी भाषा में सब कुछ होता है जी। और इसलिए यदि भारत ने तय कर लिया कि हम संस्कृत भाषा अपनाएंगे जी, तो उसमें कोई बाधा नहीं आएगी जी। उदाहरण के लिए इजराइल 1945 में बना जी। वहाँ 1800 वर्षों तक लोग स्थलांतरित हो गए थे, विभिन्न देशों में रह रहे थे। जब उनकी अपनी भूमि उनको प्राप्त हुई तो उनको बुलाया गया। वो सब, उसमें से बहुत सारे लोग आए। अब एकत्रित आने के बाद इतने 1800 वर्ष अन्य देश में होने के कारण वहीं की उनकी भाषा बन गई थी। अब आपस में संवाद किस भाषा में हो, ये समस्या आ गई थी। जैसे महाराष्ट्र से ही 50,000 लोग इजराइल गए, उनकी भाषा मराठी थी। यूरोप से तो आए ही, तो स्वाभाविक ये था कि उस समय यूरोप में सबसे प्रतिष्ठित फ्रेंच भाषा, उसको वो अपनाते, संपर्क भाषा इस नाते से। किंतु हुआ ऐसा नहीं। जो कोई बोल नहीं सकता था, ऐसी उनकी प्राचीन भाषा हिब्रू, उसको उन्होंने अपने देश की भाषा घोषित किया जी। और फिर उसी माध्यम से पढ़ाना आरंभ हुआ। आज उनका पढ़ाई का ही माध्यम तो है ही,
अनुसंधान का भी है, वैज्ञानिकों का भी है, अर्थशास्त्रियों का भी है, सरकार का भी है, और आज वो प्रगत हैं। हमको वो संसाधन बेचते हैं, कृषि करना हमको सिखाते हैं। ऐसे प्रगत देश की भाषा हिब्रू है, जो 45 के पहले किसी को आती नहीं थी, और ऐसी मान्यता थी कि ये देवभाषा है, इसको केवल मंत्रों तक सीमित रखना चाहिए। जो बोलता था वो समाज से बहिष्कृत होता था। ये स्थिति इजराइल में थी, किंतु उन्होंने निर्णय किया, स्थिति परिवर्तित हो गई। भारत सरकार निर्णय करेगी तो स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। एक दूसरा, अभी तक राजभाषा इस नाते से हिंदी की मान्यता है, किंतु सभी प्रांतों में हिंदी का स्वागत नहीं है। विशेषकर दक्षिण में विरोध है, पूर्व भारत में वो अनदेखी करते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी बांग्ला भाषी से आप मिलिए, वो निरंतर बांग्ला में ही आपसे बात करता रहेगा, आप भले हिंदी बोलते रहिए। यही स्थिति पंजाब की है। तो इन प्रांतों में हिंदी का स्वागत नहीं है। पंजाब और हरियाणा का जो विभाजन हुआ वो भाषा के आधार पर ही हुआ, और इसलिए पंजाब में हिंदी को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। तो आप अभी 75 वर्ष पूरे हुए स्वतंत्रता के, हमको कभी न कभी तो ये निर्णय करना चाहिए कि जब कोई पूरे भारत का एकत्रीकरण किसी कार्यक्रम में होता है तो अंग्रेज़ी माध्यम में सब काम चलता है, तो कितने दिन हम विदेशी भाषा में अपना काम चलाएंगे? कभी न कभी तो हमको 100 वर्ष जब होंगे तब हम भारतीय भाषा में अपना कामकाज पूरा करेंगे, ऐसा संकल्प लेना ही होगा। और यदि ऐसा संकल्प लेने की इच्छा है तो जो सभी प्रांतों में स्वीकार्य है, ऐसी संस्कृत का ही नाम आएगा, दूसरी भाषा का आ नहीं सकता। तमिल तो पूरे भारत में स्वीकार्य नहीं होगी, पंजाबी नहीं होगी, बांग्ला नहीं होगी, तो संस्कृत ही बचती है पूरी 22 संविधान मान्य भाषाओं में। और इसका कारण भी है कि भारत की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। उसी के शब्दों का प्रयोग वो अपनी अपनी भाषा में करते हैं, और इसीलिए किसी का विरोध होने का कारण भी नहीं है, क्योंकि किसी भी भाषा के साहित्य से यदि संस्कृत शब्द हटा देंगे तो वो भाषा बचेगी ही नहीं। आपने कहा कि विरोध की कोई वजह नहीं है, लेकिन विरोध तो मौजूदा दौर में ये भी है कि जैसे हम देख रहे हैं कि सरकार अगर अपनी तरफ से कोई कोशिश करती है हिंदी को स्थापित करने को लेकर, समूचे भारत में विवाद शुरू हो जाता है। तो जब देश मौजूदा जो राजभाषा है देश की संवैधानिक रूप से उसी को नहीं अपना रहा है, तो संस्कृत की भाषा जो इस समय बमुश्किल बहुत कम लोग इस्तेमाल करते होंगे ज्ञान के लिए, अध्ययन के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, उसको जनभाषा के रूप में प्रस्तुत करना या अपनाने की संकल्पना करना ही कहीं ना कहीं भविष्य में विरोध को और बड़ा भव्य रूप देने का ये प्रयास नहीं होगा। हिंदी का विरोध है, ये बात सत्य है जी। इसका कारण वो हम पर थोपी गई है ऐसा उनको लगता है जी। संस्कृत का स्वागत है क्योंकि वो उनके दैनिक जीवन का हिस्सा है जी। क्योंकि हर व्यक्ति जब भी स्नान के पश्चात ईश्वर का नाम लेना चाहता है तो वो संस्कृत का आधार लेता है। किसी को यदि मंत्र स्तोत्र कंठस्थ भी नहीं है तो राम 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 इस जप तो करता ही है। अब राम शब्द संस्कृत शब्द ही है। दूसरा, घर के व्यक्तियों के नाम जब रखे जाते हैं तब सभी नाम लगभग संस्कृत में होते हैं। बंटी, डॉली, पिंटी ये आधुनिक छोड़ दीजिए अपवाद के रूप में, किंतु मोहन, संगीता, सुश्रुत, कोई भी नाम लीजिए वो सब संस्कृत नाम होते हैं। तो दिन भर हम संस्कृत अपने परिचितों का आह्वान करते रहते हैं संस्कृत में। तीसरी बात, अपनी भाषा बोलते समय यदि हम शुद्ध रूप से अपनी भाषा बोलने का प्रयास करेंगे, यानी विदेशी शब्दों को निकाल बाहर करेंगे, तो अपने आप संस्कृत आ जाएगी। फिर अपने भाषा का साहित्य जब व्यक्ति पढ़ता है तब उसमें भी संस्कृत प्रचुर शब्द वाक्य ही आते हैं। उदाहरण के लिए वंदे मातरम ये गीत किस भाषा में है, ऐसा जब मैं पूछता हूँ छात्रों को
तो वो संस्कृत में है ऐसा उत्तर देते हैं। फिर जब मैं उनको स्मरण दिलाता हूँ कि इसके कवि कौन हैं, तो फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये उत्तर आता है। फिर मैं पूछता हूँ मातृभाषा उनकी क्या थी, तो फिर आता है बंगला। तो स्वाभाविक कविता किस भाषा में होनी चाहिए, तो बंगला में। वही जनगण मन की स्थिति है। कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, उनका भी मातृभाषा बांग्ला थी, इसलिए कविता बांग्ला में है। किंतु दोनों कविताओं का अर्थ भारत के सभी प्रांतों में समझा जाता है, कारण वहाँ बांग्ला शब्द कहाँ है ये ढूंढना पड़ता है। लगभग सभी शब्द संस्कृत में है, इसलिए पूरा भारत समझ लेता है। तो ये केवल बंगाल की स्थिति नहीं है, ये महाराष्ट्र की भी स्थिति है, ये तेलुगु भाषी क्षेत्र की भी स्थिति है। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने एक कविता लिखी है जो मंगेशकर परिवार ने सामूहिक रूप से गाई है, इस कारण पूरे महाराष्ट्र को ज्ञात है, कई लोगों को कंठस्थ भी है। उसके पहली दो पंक्तियाँ पूरी संस्कृत में है, जयोस्तुते श्री महन मंगले शिवास्पदे शुभदे। इसका अर्थ तभी पता चलेगा जब हम संस्कृत जानेंगे। तो अपनी मातृभाषा का साहित्य पढ़ना है, जानना है, तो हमको संस्कृत आनी ही होती है, तभी हम समझ पाते हैं। जैसे प्रचार तो ये है कि गीता संस्कृत में होने के कारण सामान्य लोग पढ़कर समझ नहीं पाते, इसलिए संत ज्ञानदेव ने उसको मराठी उस पर मराठी टीका ग्रंथ लिखा ज्ञानेश्वरी। किंतु ज्ञानेश्वरी आप खोल के देखिए तो उसमें अधिकतर शब्द संस्कृत के हैं, और जो आळंदी में ज्ञानेश्वरी पढ़ने के लिए वहाँ के गुरुकुलों में छात्र रहते हैं, वो ज्ञानेश्वरी का अध्ययन करने के बाद संस्कृत भारती की ओर आते हैं संस्कृत सीखने के लिए। कारण उनको ध्यान में आ जाता है कि बिना संस्कृत पढ़े ज्ञानेश्वरी समझना कठिन है। आप बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि संस्कृत को स्थापित करना चाहिए, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आपने पहले सवाल के जवाब में दिया कि ये अगर सरकार चाहे तो हो जाए। मौजूदा दौर में सरकार विश्व गुरु बनने की राह में है। सरकार की ये संकल्पना है कि वो विश्व गुरु बने। विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं हैं। आपने इजराइल का, जापान का, फ्रांस का, अलग अलग देशों का उदाहरण दिया। लेकिन जब ये सारे देश वैश्विक मंच पर किसी चीज़ के लिए आते हैं, संवाद करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, तो वो उनकी भाषा अंग्रेजी ही हो जाती है। मौजूदा दौर में जब देश को विश्व गुरु बनना है, विश्व से संवाद करना है, विश्व से कॉम्पीट करना है, और विश्व की भाषा अगर हम देख रहे हैं एक मंच पर अंग्रेजी है, तो सरकार संस्कृत को प्रमोट करेगी, संस्कृत को बढ़ाएगी। यहाँ जो एक संकल्पना है विश्व गुरु बनने की, तो वैश्विक मंच पर उसे स्थापित होना है, तो वो अंग्रेजी के साथ चलेगी। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लगता है क्या कि सरकार क्या कर लेगी? सरकार संस्कृत के साथ जाए या विश्व गुरु बनने के लिए अंग्रेजी के समर्थन में जाए, करे क्या? संस्कृत पढ़ना है ये आग्रह करने का अर्थ ये नहीं है कि आपको अंग्रेजी नहीं पढ़नी है। अच्छा, हम सकारात्मक बात करते हैं, नकारात्मक नहीं। आप विश्व की सभी भाषाएं पढ़िए, आनंद है जी। तो आप अंग्रेजी पढ़िए, आप, हमारा कोई विरोध नहीं है जी। किंतु एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि सच में हमको विश्व गुरु बनना है तो किस लिए छात्र विदेशों से भारत पढ़ने आएंगे, इस पर पहले विचार होना चाहिए। जो आधुनिक शास्त्र है, जिसको मैं आधुनिक नहीं कहता हूँ, नश्वर जगत से संबंधित शास्त्र कहता हूँ, यानी भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, फिर जीव शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जो भी है, इनका विकास, उत्पत्ति नहीं जी, विकास पश्चिम में हुआ है जी। और पश्चिम के ये 5 देश अंग्रेजी में ही व्यवहार करते हैं, इसलिए वहाँ अंग्रेजी में हुआ ऐसा हम मान चले जी। तो ये पश्चिम में उदित शास्त्र, उदित नहीं विकसित शास्त्र, विकसित उदय तो बहुत सारी चीज़ों का हमारे यहाँ हमारी भाषा में हुआ है। तो वो शास्त्र यदि पढ़ने हैं तो आप अंग्रेजी पढ़िए जी, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। किंतु वो शास्त्र पढ़ने के लिए कोई भारत थोड़ा आएगा जी। वो शास्त्र पढ़ने के लिए भारतीय छात्र
अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड यहीं जा रहे हैं जी। क्योंकि उनको अंग्रेज़ी आती है और इन 5 देशों में अंग्रेज़ी चलती है जी। इसलिए यहीं जाते हैं। तो इसलिए विदेश में जाने का जो क्रम चल रहा है उसको विरुद्ध आप लौटाना है, उल्टा करना है। अब ये कैसे संभव होगा? तो भारतीय शास्त्र पढ़ने के लिए ही विश्व के लोग आएंगे जी। पश्चिम के शास्त्र पढ़ने के लिए यहाँ नहीं आएंगे। अब भारत में शास्त्र हैं क्या? तो भारत में 2 प्रकार के शास्त्र हैं। पश्चिम में एक ही प्रकार का शास्त्र है, यानी नश्वर जगत से संबंधित शास्त्र हैं। और भारत में नश्वर जगत से संबंधित शास्त्र तो हैं ही, जो शाश्वत का ज्ञान कराता है ऐसे भी शास्त्र हैं, यानी अलौकिक शास्त्र भी हैं। लौकिक और अलौकिक 2 भाग हैं। अब भारत में आज दुर्भाग्य से लौकिक शास्त्रों की पढ़ाई लगभग बंद है। अपवाद है, आयुर्वेद अभी भी चल रहा है जी। किंतु लगभग बंद है। क्या ज्योतिष भी हैं, वो भी चल रहा है। ज्योतिष का अर्थ फलित नहीं है जी। गणित है जी। और इस लोगों का भ्रम होता है ज्योतिष शब्द सुनने पर। ज्योतिर्पिंडों का शास्त्र है ज्योतिष, वो खगोल शास्त्र है, एस्ट्रोफिजिक्स है और मैथमेटिक्स है। जी। तो ये भौतिक शास्त्र है, आज भी चल रहे हैं जी। अभौतिक तो है ही। और भारत के बाहर किसी भी देश में अलौकिक शास्त्र उत्पन्न ही नहीं हुआ, विकसित भी नहीं हुआ, वो केवल यही है। और जिसको शाश्वत के साथ संबंध स्थापित करने की इच्छा है उसको भारत में ही आना होगा वो पढ़ने के लिए। एक सवाल आपसे ये है कि जब भाषा होती है तो भाषा के 2 प्रमुख हम कहेंगे कि काम होगा। एक तो ये होगा कि वो संवाद के लिए होगा, मैं आप बैठ के संवाद करें, और दूसरा होगा कि भाषा से मिले ज्ञान के माध्यम से फिर हम रोजगार को हासिल करें। मौजूदा परिवेश में क्या आपको लगता है कि शिक्षा के लिए जो सारे पाठ्यक्रमों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए जो पढ़ाई होनी चाहिए, उसके लिए जो एक भाषा की ज़रूरत है वो संस्कृत में मौजूद है? आप कह रहे हैं संस्कृत पे आना चाहिए, तो ये तो बड़ा लंबा एक रोड मैप तैयार करके हमें देना होगा कि हमें बहुत व्यापक तरीके से सोचना पड़ेगा। हमें संवाद के लिए भी सोचना पड़ेगा, शिक्षा के लिए भी सोचना पड़ेगा, फिर उससे रोज़गार के लिए भी सोचना पड़ेगा, फिर संशोधन के लिए भी सोचना पड़ेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखना पड़ेगा। मौजूदा दौर में आपको लगता है कि संस्कृत के लिए इस तरीके से रोड मैप तैयार है कि जो सारी चीज़ें हैं उसकी पूर्तता इस भाषा के माध्यम से होती हो? ये सत्य है कि संस्कृत भाषा में सब कुछ अंतर्निहित हो सकता है जी। सामान्य व्यवहार भी हो सकता है जी। भारत की संपर्क भाषा संस्कृत ही हो सकती है जी। क्योंकि संस्कृत भाषा किसी एक प्रदेश में सीमित नहीं है जी। बाकी सब भाषाएं किसी न किसी प्रदेश की है जी। किंतु संस्कृत भाषा पूरे भारत की है जी। और इसीलिए संपर्क भाषा वही बन सकती है जी। तो जन भाषा बनने में कोई समस्या नहीं जी। ज्ञान की भाषा वो पहले से ही है जी। उसको स्थापित करने की आवश्यकता ही नहीं वो तो है ही तो इसलिए हमारे देश की सभी आवश्यकताएं इस भाषा के माध्यम से पूर्ण हो सकती हैं जैसे उदाहरण के लिए अभी नई शिक्षा नीति में जी। ये घोषणा की है जी। कि केवल अंग्रेजी में ही सभी पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं होंगे जी। तो उसके साथ साथ और दूसरी भाषा का विकल्प हर छात्र के लिए उपलब्ध होगा। जी। अभी संभव है कि लोग अपनी अपनी प्रादेशिक भाषा में उन शास्त्रों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसमें एक समस्या ये आएगी कि पारिभाषिक शब्दावली हर भाषा में यदि पृथक पृथक विकसित हुई तो एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जब जाएगा तो वहाँ के पढ़े लिखे व्यक्ति से संवाद नहीं कर पाएगा क्योंकि इनकी शब्दावली भिन्न है उसकी शब्दावली भिन्न तो दोनों को फिर से अंग्रेजी
की शरण में जाना पड़ेगा। इस समस्या का समाधान यही है कि पूरे भारत में एक ही भारतीय भाषा की शब्दावली हो और वो काम केवल और केवल संस्कृत में ही हो सकता है, क्योंकि संस्कृत में लाखों नए शब्द गढ़ने का सामर्थ्य है, वो अन्य किसी भाषा में नहीं है। तो संस्कृत में शब्दावली गठित करना और उसका प्रयोग पूरे भारत में करना तो एक समान पारिभाषिक शब्दावली। जी, अब हम अपनी बातचीत के क्रम को ज़रा थोड़ा सा मोड़ते हैं। आपका जो संगठन है, आपका जो कामकाज है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं और किस तरीके से संस्कृत जनमानस बने, उसको लेकर आपके माध्यम से, आपके संगठन के माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है। आप ये मानते हैं या आप चाहते हैं, आपका ध्येय ये है संगठन का कि जनभाषा संस्कृतम ज्ञान भाषा संस्कृतम। तो थोड़ा सा अपने संगठन के बारे में बताइए, अपने काम के बारे में बताइए और मौजूदा दौर में आपके काम को समाज, भारतीय समाज कितना आत्मसात कर रहा है, किस रूप में ले रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक तो संस्कृत भाषा पढ़ाने के लिए जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा स्वागत ही होता है, विरोध कहीं होता नहीं। हम कहाँ पढ़ाते हैं? तो समाज में जाकर पढ़ाते हैं। हमने कोई शैक्षिक संस्थान नहीं खोला है, न कोई हम उपाधियाँ बांटते हैं, न हमारी किसी विश्वविद्यालय के साथ संलग्नता है, हमारी समाज के साथ संलग्नता है। और इसलिए जब 20-25 लोग एकत्रित हो जाते हैं, समूह एकत्रित हो जाता है, तो हम वहाँ संस्कृत पढ़ाना आरंभ कर देते हैं। हमारी कक्षा में पहला काम बोलना सिखाया जाता है। बोलना सिखाने के कारण पुस्तक की या टिप्पणी पुस्तिका यानी कॉपी की आवश्यकता नहीं होती, केवल सुनना है और बोलना है। अपनी मातृभाषा जैसी प्रकार से हम सीखते हैं, वैसे ही संस्कृत को भी सीखना है। बालक जब जन्म लेता है तब 1 वर्ष कम से कम केवल सुनता रहता है, फिर एक एक अक्षर का उच्चारण आरंभ करता है, फिर शब्द, फिर वाक्य, इस क्रम से वो भाषा बोलता है। वैसे ही संस्कृत की भी भाषा बोलना उसको हम सिखाते हैं। पहले उसके मन में एक धारणा है कि संस्कृत बहुत कठिन भाषा है, उसको तोड़ने के लिए एक 10 दिन का संभाषण शिविर चलाते हैं, जो प्रतिदिन 2 घंटा यानी कुल 20 घंटे का पाठ्यक्रम है। वो पूरा करने पर उसको इतना तो आत्मविश्वास आ जाता है कि हाँ, मैं भी संस्कृत बोल सकता हूँ, क्योंकि उसके मुख से हम प्रतिदिन वाक्य निकालते हैं, तो उसको ये आत्मविश्वास आ जाता है। आगे फिर उसकी रुचि बढ़ने पर वो निरंतर कक्षाएं जो चलती हैं उसमें आता है और फिर धीरे 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 स्वयं पढ़ाना प्रारंभ कर देता है। इसलिए हम पहले उसको बोलना सिखाते हैं। उसके पश्चात जब जब अवकाश के दिन होते हैं, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, उन अवकाश के दिनों में आवासीय वर्ग लगाते हैं। तो उसमें साथ में रहने पर संस्कृत में बोलना उसको सरलता से आ जाता है, क्योंकि उन वर्गों में अन्य भाषा बोलने पर प्रतिबंध होता है। और आपके जंगम दूरवाणी यानी मोबाइल, वो भी हम ले लेते हैं पहले ही, इसलिए उससे भी बात करना संभव नहीं होता। तो पूरा संस्कृत वातावरण में वो रहता है प्रशिक्षण वर्ग में, और बोलना सीख कर ही वहाँ से जाता है। एक बार बोलना आ गया, फिर बाद में लेखन, इस पर हम ध्यान देते हैं ताकि वो शुद्ध रीति से लिख पाए। कुछ प्रांतों में लिपि उनको देवनागरी नहीं आती, जैसे दक्षिण के प्रांत, तो वहाँ लिपि से आरंभ करना पड़ता है। तो देवनागरी लिपि पढ़ाई जाती है, फिर भाषा लिखना प्रारंभ होता है। इसके पश्चात हम उनको साहित्य की ओर ले जाते हैं। साहित्य पढ़ने से उस भाषा की विशेषताएं आ जाती हैं, शैली ज्ञात हो जाती है, और फिर वाक्य रचना भी उसी पद्धति से होती है। नहीं तो हम अभी अंग्रेजी पढ़ते हैं,
अनुवाद शैली में पढ़ते हैं तो हम पहले हमारे मस्तिष्क में अपनी मातृभाषा का वाक्य आ जाता है, फिर हम उसको अनुवाद करते हैं अंग्रेज़ी में और उसको लिखते हैं। तो वो अंग्रेज़ी नहीं रहती, वो हिंदी अंग्रेज़ी हो जाती है। तो इसलिए अंग्रेज़ी की शैली में अंग्रेज़ी लिखनी चाहिए, वो होता नहीं, इसलिए हम अनुवाद नहीं पढ़ाते। हम उसको सीधा चिंतन प्रक्रिया उसकी संस्कृत में आरंभ हो ये प्रयास करते हैं, तो अपने आप उस शैली के वाक्य स्फुरित होते हैं, तो बोलने में और लिखने में भी उसी पद्धति से वाक्य निकलते हैं। पता नहीं, एक सवाल मेरे जहन में आ गया, ये जायज़ है कि नहीं है, लेकिन अब आपके साथ में संस्कृत को लेकर इतनी बातचीत हो रही है तो मुझे लगता है कि इस पर भी बात होनी चाहिए। आप ज़्यादा और इस पर अहम टिप्पणी कर पाएंगे। संस्कृत को सामान्यतः हम जो देखते सुनते हैं, संस्कृत से मेरा बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है, लेकिन हाँ, हम ये सुनते आए हैं कि ये देवों की भाषा है, और संस्कृत की भाषा में जो लिटरेचर है हमारे पास में, वो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारे मंत्र हैं, वेद हैं। अब देवों की भाषा है तो ये भी है कि दैवीय कामों में आपसे कोई गलती ना हो। मान लीजिए कि कोई मंत्र है, उसका आप गलत तरीके से उच्चारण कर रहे हैं, आप कुछ गलत बोल रहे हैं, तो उसका भावार्थ गलत हो जाएगा, उसका मतलब गलत निकल जाएगा। तो क्या लोगों के मन में ये भी डर है कि लिटरेचर बहुत सीमित है और वो धार्मिक रूप से ही हमारे पास में मौजूद है, उसमें कोई गलती ना हो जाए, इसलिए लोग संस्कृत को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाते हैं? जिसको संस्कृत नहीं आती, वो अगर मान लीजिए कि संस्कृत बोलना चाहता है, पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, वो प्रयास भी कर रहा है, लेकिन उसके मन में एक डर है कि ये देवों की भाषा है, देवों से जुड़ी हुई है, मैं गलत मंत्र पढ़ दूंगा, इसका गलत अर्थ निकल जाएगा तो पाप मुझे लगेगा। ये धारणा, क्या इस धारणा से भी संस्कृत का विकास नहीं हो रहा? पता नहीं ये सवाल कितना जायज़ है, पर इस पर बहुत अच्छे तरीके से आप बता पाएंगे। जहाँ तक अनुष्ठान या जप तप यज्ञ इसकी जो बात है जी, वहीं तक सीमित संस्कृत नहीं है जी। नहीं, पर सामान्य व्यक्ति तक पहुँच तो उसी रूप में है। उसमें मंत्रों के उच्चारण में यदि आप दोष करते हैं तो पाप नहीं लगता है, उसका अर्थ बदलने पर परिणाम उस प्रकार आता है। जो आप इच्छा करते हैं जिस परिणाम की, वो परिणाम नहीं आता, क्योंकि आपने बोला ही कुछ और है जी। इसलिए उसमें तो आपके उच्चारण की शुद्धता का आग्रह रखना ही होगा मंत्रों के बारे में जी। किंतु बोलचाल के लिए या शास्त्रों को पढ़ने के लिए शुद्धता आवश्यक है, किंतु उससे कुछ हानि हो रही है ऐसा नहीं है। हानि केवल उपासना के समय आप यदि मंत्रों का उच्चारण ठीक से नहीं करते तब हो, तो वो तो एक छोटा हिस्सा है जीवन का। बाकी 24 घंटे का जो जीवन है उसमें आप कुछ इधर उधर उच्चारण कर भी लिए तो उससे कोई बहुत अंतर पड़ने वाला नहीं है। और इसीलिए शुद्धता की आग्रह तो होना ही चाहिए, किसी भी भाषा में होना चाहिए। तो वो तो आग्रह संस्कृत में भी है, किंतु उससे कोई पाप लगेगा या उससे कोई उल्टा परिणाम होगा ऐसा नहीं है। पर सामान्य अभ्यास के लिए लिटरेचर कहाँ है? भारत सरकार ने एक पांडुलिपि मिशन नाम का संस्थान खोला है जी। और वो भारत में जहाँ जहाँ भी पांडुलिपियाँ उपलब्ध है उनका संग्रह करते हैं जी। अभी लगभग 40 लाख पांडुलिपियाँ उनके पास हैं। किसी भी भाषा में इतना बड़ा ग्रंथ संभार नहीं है जी। वो केवल संस्कृत में है, और भी वो विश्व में कहाँ कहाँ बिखरा पड़ा है किसी को नहीं पता। उदाहरण के लिए मुंबई में रहने वाले महाराष्ट्र के राज्यपाल पहले के कोश्यारी जी के पहले, उनका रामटेक के विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भाषण था सार्वजनिक रीति से। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यद्यपि दिल्ली ये राजकीय राजधानी है और इसलिए विदेशों से जो राजनयिक आते हैं वो पहले दिल्ली में आते हैं, वहाँ सरकार से जो भी वार्ता करनी है वो करते हैं, उसके बाद आर्थिक राजधानी मुंबई होने के कारण मुंबई आते हैं। कि वो आते हैं इसलिए एक प्रोटोकॉल इस नाते से राजभवन में उनको चाय के लिए बुलाना पड़ता है। तो विद्यासागर राव जी ने कहा
कि मैं अभी एक ऑस्ट्रिया के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उनको मैंने राजभवन में बुलाया था। चाय पर कोई व्यापारिक या राजनीतिक बातें नहीं थी, तो ऐसे ही गप चलती हैं। तो सामान्यतः हर देश का प्रमुख व्यक्ति संस्कृत की बात उठाता ही है, ऐसा उनका अनुभव है। और इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया कि अभी ऑस्ट्रिया के राष्ट्राध्यक्ष आए थे और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ संस्कृत की पांडुलिपियाँ है उपलब्ध, वहाँ कोई पढ़ने वाला नहीं है। भारत सरकार यदि पत्र देती है तो हम इन पांडुलिपियों को लौटा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि अब यूरोप के ऑस्ट्रिया देश में कैसी पहुंची पता नहीं, विश्व में कहाँ कहाँ किसी को नहीं पता। और इसीलिए हम पांडुलिपियों का संग्रह निरंतर करते रहें, इनको पढ़ने वाले निर्माण करना ये मुख्य काम है। चलिए, आपसे बातचीत तो बड़ी अच्छी हो रही है, एक नए विषय में हो रही है। चलते चलते आपसे सवाल ये है कि एक छात्र सम्मेलन आप लोग आयोजित कर रहे हैं नागपुर में, इसका स्वरूप थोड़ा सा बता दीजिए और इसके पीछे का क्या मकसद है और इस सम्मेलन में क्या कुछ रहने वाला है, इसकी अगर जानकारी दे दें। ये सम्मेलन केवल छात्रों का है, वो संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों का नहीं है, सभी विद्या शाखाओं में पढ़ने वाले छात्रों का है। केवल संस्कृत बोलना आना अनिवार्य है। इनके मन में अपने आगे के जीवन में हम संस्कृत के लिए अधिक समय देकर काम करें, ये इच्छा जागृत करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया है। जी। पूरा समय काम करेंगे शिक्षा के पश्चात तो और भी आनंद है, ऐसी प्रेरणा देने का प्रयास होगा ही। जो पूरा समय नहीं कर पाएंगे वो कम से कम अवकाश के दिनों में संस्कृत भारती के काम के लिए अपना स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर जाएं। वो जो ये भी नहीं कर पाएंगे वो अपने घर में रहकर सप्ताह में एक दिन पूरा संस्कृत के लिए दें और प्रतिदिन 1 घंटा दें। ऐसी 4 बातों का आह्वान वहाँ होने लगा। इस दिशा में ही सभी सत्रों की रचना की गई है। ये संस्कृत भारती के काम में आने वाली अग्रिम पीढ़ी है, उनकी सिद्धता करना ये मुख्य इस सम्मेलन का लक्ष्य है और उसका अनुवर्तन सम्मेलन के बाद अपने अपने प्रांतों में होता रहेगा। और इसीलिए चयनित छात्रों को ही ला रहे हैं, हर प्रांत को कुछ सीमा दी है और उसी संख्या में वो आने वाले हैं। चलिए, श्रीश देव पुजारी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, एक अलग विषय पर बड़ी अच्छी बातचीत हुई। हम आशा ऐसी व्यक्त कर सकते हैं कि आप जिस मकसद के साथ काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले और आपका ये जो सम्मेलन है संस्कृत को किसी राजनीतिक चश्मे से या धर्म के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। कम से कम हिंदुस्तान में वो हमारा मूल है, वो हमारी आत्मा है और वो हमारी आदिकाल की परंपरा से हमारी भाषा है। कितने वर्ष का उसका सृजन का इतिहास रहा है, उसके बनने का इतिहास रहा है और वो संवाद का उसका इतिहास रहा है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूसीएन वाहिनी को भी धन्यवाद।